कैसे हैं बच्चों। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और फर्स्ट क्लास होंगे, है ना। आज 12th वालों के लिए हम जो लास्ट वीडियो में पढ़ाए थे आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसके 3 पार्ट आप लोगों को दे दिए हैं अभी तक, और ये चौथा पार्ट हम आप लोगों को देने के लिए आ गए हैं। तो 3 पार्ट तक जहाँ तक जो कुछ भी पढ़ा, चौथे पार्ट में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ज़रा सा जल्दी से बिना कोई टाइम को लॉस किए हुए समझ लेते हैं कि चौथे पार्ट में हमको क्या क्या पढ़ना है। हमें 3 टॉपिक के बारे में पढ़ना है। पहला टॉपिक आपके पास में समतल कुंडली का स्वाप्रेरकत्व। एक समतल कुंडली है और उसका स्वाप्रेरकत्व कितना होगा, लंबी परिनालिका का स्वाप्रेरकत्व कितना होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से इनकी गिनती आती है, और कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। ये 3 चीज़ें इसमें बहुत मोस्टली हैं कि कभी कभी अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, और समतल कुंडली का स्वाप्रेरकत्व हो गया आपका, और एक हो गया आपका लंबी धारावाही परिनालिका के लिए स्वाप्रेरकत्व। स्वाप्रेरकत्व का नाम तो जाने माने होंगे ना, कि जिसे एल से व्यक्त करते थे स्वाप्रेरकत्व कहलाता था। लास्ट वीडियो में बताया था स्वाप्रेरकत्व, प्रेरकों के बारे में बताया था। स्वाप्रेरकत्व, अन्योन प्रेरकत्व, 2 प्रकार के प्रेरण गुणांक बताए थे आप लोगों को। तो सबसे पहला काम जल्दी से स्टूडेंट्स ये कर लीजिए कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए। फिर हम आगे वीडियो को चलाते हैं और आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए, करना कुछ नहीं होता है, जितना हमने पढ़ा, जितना हमने समझा, उसके बेस पर ये तीनों क्वेश्चन हम करेंगे और उसके बाद में फिर देखेंगे कि हमको क्या समझ में आता है। अच्छा, फ्लक्स के बारे में ये सारी चीज़ें तो आप जानते ही होंगे। इसके बाद इससे और भी पहले चैप्टरों में कुछ पढ़ लिए हैं कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय फ्लक्स कितना होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वगैरह वगैरह। तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है, चलिए सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, पहला क्वेश्चन कहता है समतल कुंडली का स्वाप्रेरकत्व कितना होगा। ठीक है, समतल कुंडली, जब हमारे दिमाग में एक कुंडली का ख्याल आता है, तो हमारे दिमाग में 2-3 चीजें फटाफट रिकवर हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं भैया, कुंडली है, वृत्ताकार कुंडली होगी। जब वृत्ताकार कुंडली होगी तो उसकी त्रिज्या जो कितनी होगी, स्मॉल आर होगी। मान लीजिए कि ये स्मॉल आर है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि जो वृत्ताकार कुंडली की त्रिज्या है वो आपकी क्या है, स्मॉल आर है। अब हमने ये भी मानना है कि मान लीजिए कि जो कुंडली है आपकी, उसमें जो फेरों की संख्या है वो कैपिटल एन के बराबर है। तो जो फेरों की संख्या होगी, फेरों की संख्या मान लीजिए वो एन है। अब फ्लक्स में ऐसे तो परिवर्तन होगा नहीं कि कुंडली रखी फ्लक्स में परिवर्तन होने लगे। ये तो हमने आपको बहुत पहले बताया था कि फ्लक्स में परिवर्तन तो तब होता है जब करंट को चेंज किया जाता है। अब जब करंट को चेंज करेंगे तो फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि हमें कुंडली में एक विद्युत धारा प्रवाहित करनी होगी, और उसमें कोई चेंज होगा या नहीं होगा वो बात की बात है। तो मान लीजिए कि अगर हमने कुंडली में स्मॉल आई धारा प्रवाहित कर दी या स्मॉल आई धारा बह रही है, तो पिछले लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो आपका कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन 2r। ठीक है, म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, इसका डिस्कस पिछली वीडियो में, पिछले चैप्टर में है, आप देख लीजिएगा। ठीक, अब ये तो रहा चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ से आपने निकाल लिया। निकालने के बाद में हमने ये देखना है कि जो कुंडली का तल है उस तल में मान लीजिए कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो सभी जगह एक समान है। अब जब कुंडली में समतल में चुंबकीय क्षेत्र सब जगह एक समान होगा तो उसका जो कुल चुंबकीय फ्लक्स होगा, फाई का मान, वो कितना होगा। तो जाहिर सी बात है कि जो फाई का मान होगा वो आपका B इंटू ए के बराबर होगा। B आपका चुंबकीय क्षेत्र है और ए कुंडली का क्षेत्रफल जितने समतल में कुंडली बनी हुई है। अब हमने ये देखना है कि चूंकि कुंडली वृत्ताकार होती है तो ए बराबर, मतलब यहाँ पर हम वृत्ताकार लेके चल रहे हैं, तो क्षेत्रफल कितना हो जाना है, पाई आर स्क्वायर हो जाना है। तो जो चुंबकीय फ्लक्स निकल करके आएगा, अगर हम इसे फाई बी लेके चले तो और भी अच्छी बात होगी। तो B बराबर म्यू 0 एन आई अपॉन 2r, तो ये अपन लिख लिया, और A का मान आपके पास में पाई आर स्क्वायर हो गया। R से एक R कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, म्यू 0 एन आई
और यहाँ पर पाई और यहाँ पर आर और अपॉन में 2, इतनी बचा ना पाई आर स्क्वायर, तो एक आर से एक आर केवल कैंसिल होना था। अब हमने निकालना क्या है, हमने निकालना है एल का मान, यानी कि स्वप्रेरकत्व। तो स्वप्रेरकत्व तो आप लोगों ने पता है ना कि चुंबकीय फ्लक्स N∅B अपॉन I के बराबर होता है, फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है। लास्ट वीडियो में बताया था फ्लक्स ग्रंथिकाओं के बराबर होता है जबकि कुंडली में धारा 1 एम्पीयर प्रवाहित हो रही हो। ठीक, हमने क्या क्या निकाल लेना है, एन का मान हमारे पास में नहीं, आई का मान है नहीं, एन बटे आई रख लिया। अब फाई बी का मान ये पूरा रहा, यानी कि म्यू जीरो रहा आपके पास में एन आई पाई आर। तो फाइनली आपको क्या बचा, म्यू जीरो ये आप पाई कर लीजिए, म्यू जीरो हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसके बाद में कितना आ जाएगा आपका एन एन, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर, आई हो जाएगा, आर हो जाएगा, अपॉन में एक काम करते हैं, आई से आई तो आपको क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास में बचा क्या, म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर। तो ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व आ गया। हाँ, एक चीज अपन भूल गए थे, वो क्या भूल गए थे, यहाँ पे 2 भी था बटे में, तो ये 2 कर लेते हैं, तो ये आपका कितना आ जाएगा 2, म्यू जीरो एन स्क्वायर पाई आर अपॉन 2। ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया समतल कुंडली का स्वप्रेरकत्व, जिसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर, जिसका मात्रक होता है हेनरी प्रति मीटर। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ में अच्छे से आ गया होगा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा कहता है लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व कितना होगा। चलिए फिर देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व। लंबी परिनालिका का स्वप्रेरकत्व, इसके लिए भी एल का मान निकालना है भैया। इससे पहले भी अपन ने इस चैप्टर में पढ़ लिया है कि लंबी परिनालिका के लिए, मान लीजिए एक लंबी परिनालिका है, लंबी परिनालिका है जिसकी लंबाई क्या है, स्मॉल एल है। इसमें फेरों की संख्या हमने मान लिया कैपिटल एन है, ठीक है, फेरों की संख्या कैपिटल एन है। तो प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी हो जाएगी, मान लीजिए स्मॉल एन, तो स्मॉल एन बराबर हो जाएगा एन अपॉन एल। प्रति एकांक लंबाई पर फेरों की संख्या, 1 मीटर लंबाई में कितने फेरे होंगे, टोटल फेरे तो आपके पास में कितने हैं, कैपिटल एन। ठीक, अब चलते हैं हम, तो इसके केंद्र पर परिनालिका के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है, म्यू जीरो एन आई, और एन का मान आपके पास में कितना है, एन अपॉन एल इंटू आई, म्यू जीरो एन अपॉन एल इंटू आई। ये तो हो गया आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र। किसके लिए चुंबकीय क्षेत्र हो गया, लंबी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र हो गया। मान लीजिए कि परिनालिका का क्षेत्रफल ए है, तो टोटल जो बद्ध चुंबकीय फ्लक्स होगा वो कितना होगा, बी इंटू ए हो जाएगा, और बी का मान क्या है, म्यू जीरो है, एन है, आई है, अपॉन एल है, इंटू ए हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, वही सब चीजें हैं। फिर से कुंडली के लिए अगर हम देखेंगे कि जो स्वप्रेरकत्व होता है वो स्वप्रेरकत्व कितना होता है, एल बराबर एन पाई बी अपॉन आई। तो एन पाई बी, यानी कि हमने क्या करना है, एन करना है, आई करना है, पाई बी। पाई बी का मान आपके पास में टोटल कितना है, टोटल है म्यू जीरो एन आई ए अपॉन एल, यानी आई से आई केवल कैंसिल होना है, तो बचना क्या है, म्यू जीरो एन स्क्वायर, और यहाँ पे क्या बच जाना है, म्यू जीरो ये हो गया, एन स्क्वायर ये हो गया, ए अपॉन में क्या आ जाएगा एल। तो ये आपका किसका आ गया, ये आपके लिए आ गया लंबी परिनालिका के लिए स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक या मान। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा। अब समझिए ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा, एक कुंडली है और उस कुंडली में संचित स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। पहले तो हम ये पता लगाएंगे कि ये स्थितिज ऊर्जा आई कहां से। इसके लिए हमें करना क्या होगा, हमने ये सोचा कि चलो कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करें। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये काम तो ठीक है कि कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा एक मुसीबत का काम ये हो गया कि जैसे हमने कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की तो उसमें एक हस्तपृष्ठ प्रेरित विद्युत वाहक बल निकल गया। अब ये प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या कर रहा है, विद्युत धारा को जो हम प्रवाहित कर रहे थे उसको रोक रहा है। क्यों, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल सदैव उस कारक का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो विद्युत धारा से उत्पन्न हुआ, विद्युत धारा को वापस रोकने का काम करने लगा। अब जब रोकने का काम करने लगा तो सोचा कि क्या किया जाए। हमें तो आदेश हुआ था कि एक कुंडली में इतनी धारा प्रवाहित करना है। भैया हमने धारा को प्रवाहित करना शुरू किया, वहां से एक विराजमान हो गए प्रेरित विद्युत वाहक बल।
तो वो इसका विरोध करने लगे। समस्या क्या, हमने विद्युत धारा प्रवाहित करना, वहां से प्रेरित विद्युत वाहक बल वाले जो भाई साहब हैं वो उसको रोकने का काम कर रहे हैं, और हमको यहाँ पर धारा के स्थायी मान तक धारा को पहुंचाने का काम मिल गया। हमको यहाँ से काम मिला, वहां से अपोजिट में एक विद्युत वाहक बल है। दोनों की लड़ाई के चक्कर में जो हमें एक्स्ट्रा ताकत लगाना पड़ेगी, किसके विरुद्ध, तो वो जो प्रेरित विद्युत वाहक बल था ना, उसके विरुद्ध हमें जो ताकत लगाना पड़ रही है, जो काम करना पड़ रहा है, हमको कहे के लिए काम करना पड़ रहा है, धारा को स्थायी मान तक पहुंचाने के लिए हमको एक जिम्मा मिला था कि हमें धारा को इस मान तक पहुंचाना है, लेकिन पहुंचाने का कार्य करा तो बीच में व्यवधा उत्पन्न हो गई। वो व्यवधा के विरुद्ध हमें जो कार्य करना पड़ता है वो कहलाता है कुंडली की स्थितिज ऊर्जा। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे समझेंगे कि ये कुंडली की जो स्थितिज ऊर्जा है वो कितनी होगी। ये तो समझ आ गया ना कि विद्युत वाहक बल के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसको ही कुंडली की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मान लीजिए कि एक कुंडली है और उस कुंडली में हम अनंत सूक्ष्म आवेश, बहुत छोटा सा आवेश, dq आवेश दे रहे हैं, इतना सा आवेश दे रहे हैं, इतना सा हमने आवेश दिया, तो आवेश देने में चाहे कुछ इतना सा भी देंगे तब कार्य तो करना ही पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि बैठे बैठे चला जाए आवेश, ऐसा तो होगा नहीं। आप बैठे हैं आराम कर रहे हैं, चलो आवेश चल भैया पहुंच जा, आवेश नहीं पहुंचेगा, आवेश खुददार इंसान है ना, वो कैसे जाएगा पहुंचेगा नहीं, तुम लेके चलो, चाहे इतना सा लेके चलो, चाहे इतना सारा लेके चलो, ठीक। तो इनको लेके गए, यानी कि कुंडली को थोड़ा सा आवेश दिया। जब कुंडली को थोड़ा सा आवेश दिया तो थोड़ा सा काम भी करना पड़ेगा, थोड़ा आवेश है तो थोड़ा काम, ज्यादा आवेश होगा तो ज्यादा काम, जितना काम उतना पैसा, तो उतने हिसाब से चलेंगे। तो हमने किया गया कार्य निकाला -E × dq, तो क्यों होता है माइनस, बता रहा है ना कि जो विद्युत वाहक बल है वो उसी का विरोध कर रहा है जिससे वह स्वयं उत्पन्न हो रहा है। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल जो होता है ना वो इतना होता है, कितना होता है, -L/dt होता है। इसकी शिफ्टिंग करवा दो फटाफट, तो dw बराबर आपके पास में आना है माइनस माइनस हो जाना है प्लस L/dt हो जाना है इंटू dq हो जाना है। तो अपने क्या करा है, L और dq/dt लिख लेना है और di को अलग कर देना है, ऐसे इसको। तो ऐसे करने से हमने क्या सुना है dq/dt बराबर आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ कहते तो हैं। तो करना क्या है, हमें ये अलग कर लिया हमने LI/DI, चलो ये हो गया dw का मान, थोड़ा सा कार्य करा था, इतना सा कार्य करा था, इतना सा कार्य, dw बराबर LI/DI आ गया। पूरा कार्य कितना करना पड़ेगा, पूरा काम का मतलब ये हुआ कि 0 से लेके स्थायी मान तक धारा को पहुंचाना ही पूरा काम कहलाएगा। तो मान लीजिए कि धारा का जो स्थायी मान है, धारा का स्थायी मान, इसको हम I0 से व्यक्त कर रहे हैं, तो फिर हम ये कहना चाहेंगे कि धारा को 0 से I0 तक पहुंचाने में किया गया कार्य, मतलब कुल पहुंचाने में किया गया कार्य, पहले इतना आवेश, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, फिर इतना, छोटे 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 पूरे, थोड़ा 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 मिला करके सब बन गया, थोड़ा 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 मिला के सब बन गया, थोड़ा 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 मिला के सब बन गया। मतलब क्या, इंटीग्रेशन कर देना, समाकलन, कोई दूसरा चारा नहीं, थोड़ा 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 इकट्ठा करा, सारा पूरा का पूरा निकालना है। तो पूरा का पूरा निकालना है तो क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन करना है, समाकलन करना है। तो अब हम पूरा कार्य, यानी पूरा कार्य का मतलब टोटल W, D अलग कर दो, D को भगा दो, ये साइन किसको दर्शाता है, छोटे से काम को, छोटा सा भाग ये भग जाता है तो पूरा काम निकल के आ जाता है। पूरा काम निकल के आ जाएगा तो किसका हमें इंटीग्रेशन करना है, छोटे छोटे भागों का, छोटे छोटे कार्य का, छोटे छोटे कार्य का हमने इंटीग्रेशन करा, कहां से कहां तक, 0 से I0 तक, 0 से I0 तक, dw को मान कितना है, LI/DI। तो हम L तो हो गया कांस्टेंट, I का हमने समाकलन करना है। समाकलन कैसे करते हैं पता है ना, एक घात है, एक घात और जोड़ दी जाए, दो घातें हो गई, जितनी घात आती है उसको बटे में ले जाते हैं 0 to I0। फिर क्या रखते हैं, देखो L/2 से तो कांस्टेंट वैल्यू से कोई मतलब नहीं, I के स्थान पे हमें क्या करना, I0 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट मतलब I0 स्क्वायर माइनस 0
यानी फाइनली ये क्या बना, 1/2 Li 0 u का मान इसी को जो कहा था ना कि किया गया कार्य ये संयोजक के रूप में संचित हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर सब्सक्राइब अभी तक भी नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बेल आइकन होती है उसको भी टच कर दें ताकि यहाँ से कोई वीडियो डाली जाए तो आपको सुनाई देने लगे और जल्दी से आप अपना ज्ञान कर सकें, आप पा सकें जो आपको पाना है, जो आपका टारगेट है, जो आपको हासिल करना है।